दोस्तों नमस्कार। आज लंबे अरसे के बाद हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार ऋषि मिश्रा जी एक बार फिर जुड़े हैं। अब चूंकि मामला ऐसा है कि ऋषि मिश्रा जी को जोड़ना लाजमी था। मुद्दा दरअसल ये है कि जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि उन्हें छात्रों की चिंता है, देश के नौजवानों के लिए वो खुद को खपा रहे हैं, इस तरह की बातें कहते हैं, लेकिन उन्हीं के अधीन काम करने वाला गृह मंत्रालय एक चिट्ठी जारी करता है, एक ताकत देता है दिल्ली पुलिस कमिश्नर को। और उस ताकत का मजमून जरा हमारी स्क्रीन पर आप भी देख लीजिए। ये ताकत दरअसल ये है कि दिल्ली के अंदर दिल्ली पुलिस कमिश्नर को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए लगाने का अधिकार दे दिया गया है 19 जुलाई 2026 से 18 अक्टूबर 2026, यानी 3 महीने तक जिसे चाहे दिल्ली पुलिस कमिश्नर उसे रासुका के तहत यानी एनएसए के तहत जेल भेज सकते हैं। अब एनएसए का कानून आप समझ रहे हैं कि क्या है। यदि पुलिस को लगता हो तो बिना किसी चार्ज के, बिना किसी ट्रायल के 1 साल तक, अधिकतम 1 साल तक किसी भी व्यक्ति को जेल में रखा जा सकता है, डिटेन रखा जा सकता है। यह है एनएसए का कानून। और इस कानून को छात्रों के भविष्य की चिंता के बावजूद अगर दिल्ली में इंपोज किया जा रहा है, दिल्ली पुलिस कमिश्नर को यह अधिकार दिया जा रहा है कि वे एनएसए का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आखिर इसके मायने क्या है। जहां इस आंदोलन को एक तरफ सलमान खान से लेकर नसीरुद्दीन शाह तक बड़े बड़े फिल्मी सितारे सपोर्ट कर रहे हैं और मुद्दा सिर्फ एक है, आंदोलन का स्वरूप अहिंसक हो, नॉन वायलेंस का हो। आंदोलन जनता के वाजिब मुद्दे पर है, पेपर लीक के समाधान को लेकर है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर है, और पूरे के पूरे सिस्टम से जो सवाल जवाब का सिलसिला गोदी मीडिया के गोदी तंत्र के दौर में पिछले कुछ सालों में बंद सा हो चला था, उस बंद दरवाजे और खिड़कियों को खोलने के लिए है। लेकिन यहां बंद दरवाजे और खिड़कियों को खोलने की बात तो छोड़ दीजिए, जिस तरह की चिट्ठी गृह मंत्रालय से निकली है उससे तो ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार बातचीत के रोशनदान को भी बंद कर रही है। दरवाजे और खिड़की की बात भूल जाइए। अब सवाल यह उठता है कि संसद के अंदर और संसद के बाहर जंतर मंतर पर देश के अलग अलग हिस्सों में जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो रहा है, और उस स्टूडेंट प्रोटेस्ट के बीच दिल्ली पुलिस कमिश्नर को एनएसए लगाने का अधिकार दिया जा रहा है, तो ऐसे में पहला सवाल ये उठता है कि क्या दिल्ली में छात्र जो हैं क्या वो आतंकवादी हैं? क्या वो छात्र कोई बलवाई है? क्या वो छात्र कोई असामाजिक तत्व है? कहीं ना कहीं वो नौजवान हैं, इस देश के जेनजी हैं, और इस देश के अंदर बदलाव की चाहत हमेशा से किसी भी दौर में आप देखें तो नौजवानों ने ही उठाई। बदलाव की चाहत पहली बार आजाद भारत में इंदिरा गांधी के खिलाफ जब उठाई गई, तो आज जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग सत्ता में हैं, वही आरएसएस जेपी के साथ उस आंदोलन में शरीक हुआ था। बदलाव की चाहत जब वीपी सिंह के समय में उठी, उस वक्त भी वीपी सिंह के बगलगीर बनकर उस बोफोर्स के मुद्दे को लेकर, नौजवानों को लेकर जिस प्रकार का माहौल बनाया गया, वो भी एक बड़ा जिम्मेदार था। और बदलाव की चाहत जब कांग्रेस के खिलाफ एक बार अन्ना आंदोलन के दरमियान उठी, उस वक्त भी इस देश के नौजवानों का हुजूम एक 74 साल के उस वक्त के बुजुर्ग अन्ना हजारे के पीछे खड़ा था। लेकिन आज की तारीख में 56 साल के व्यक्ति को नौजवान के साथ साथ तंज करते हुए प्रधानमंत्री संबोधित करते हैं। नेता विपक्ष को घसीटा जाता है सड़क पर, और वो तस्वीर फाइनेंशियल टाइम्स तक में छपती है। तो इन सब के बीच एनएसए लगाने का तुक क्या है? ऋषि जी, पहला सवाल, सीधा और सपाट सवाल आपसे, इस परिस्थिति में एनएसए लगाने को आप क्या रॉलेट एक्ट की तरह मानते हैं? बिना दलील, बिना वकील एक कानून थोप देना। देखिए, सबसे बड़ा सवाल है कि वहां प्रदर्शन कौन कर रहे हैं और किस कारण से कर रहे हैं। अपने बच्चे हैं, अपने छात्र हैं, इस देश के छात्र हैं, इस देश के नौजवान हैं, और आप एनएसए लगा रहे हैं। छात्रों के कंसर्न एनएसए लगा नहीं रहे हैं, मैं स्पष्ट कर दूं। एनएसए जब चाहे जिसके ऊपर एनएसए के तहत गिरफ्तार कर सकते हैं, यानी जिसके ऊपर मतलब मैं कहने का अर्थ अभिषेक जी, वह मतलब आपने दिल्ली पुलिस को एनएसए लगाने का पावर दे दिया है, यानी आग में घी डालने का काम कर रहे हैं आप। आपको जहां छात्रों से संवाद करना चाहिए था, छात्रों का जो कंसर्न है उनको उसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए था, उसके उलट आप क्या कर रहे हैं? दिल्ली पुलिस को एनएसए लगाने का पावर दे रहे हैं। मतलब आप इस पाक आंदोलन को, एक पवित्र आंदोलन को
ताकत के बल पर कुचलना चाहते हैं। जहां सरकार को छात्रों से संवाद करना चाहिए, मैं शुरू से ही कह रहा हूं, फ्रॉम द फर्स्ट डे जैसे ही ये आंदोलन शुरू हुआ, सरकार को संवाद करना चाहिए था छात्रों का क्या डिमांड है। ठीक है, छात्र इस बात पर आ रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। मोरल ग्राउंड पे तो ये बनता है कि एक अकाउंटेबिलिटी तो बनती है ना अभिषेक जी, क्योंकि आप शिक्षा मंत्री हैं देश के, और आपके शिक्षा मंत्री रहते हुए कई बार पेपर लीक हुआ। तो ये सरकार संवाद करने के बदले आग में घी डालने का काम कर रही है। 20 तारीख को जो दिल्ली में हुआ और पूरे भारत में जो डेवलपमेंट हो रहे हैं 20 तारीख के छात्र आंदोलन के बाद, कल आपने पटना में देखा किस प्रकार से छात्रों ने, युवाओं ने जबरदस्त मतलब प्रदर्शन किया है। पटना में मुख्यमंत्री आवास तक वो लोग पहुंच गए थे। तो ये छात्रों का जो मांग है अभिषेक जी, बिल्कुल जायज मांग है। आप ये कैसी सरकार है, ये कैसे मतलब हमारा सिस्टम है कि हम एक पेपर नहीं करा पाते हैं, पेपर लीक हो जाता है, आप उसी संस्था को पेपर कराने की जिम्मेवारी देते हैं जिनके जिम्मे 2024 में पेपर लीक हुआ था। यही एनटीए था ना, जिसके कारण 2024 में पेपर लीक हुआ था। वही लोग थे। एनटीए का स्वरूप क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, सभी आप चीज जानते हैं। न उसमें ऑडिट हो सकता है, ना आप वहां पे पूर्ण रूप से अपॉइंटमेंट होती है, संविदा बेसिस पे आप रख रहे हैं, कोई जिम्मेवारी नहीं है। पेपर छापने से लेकर पेपर सेट करने और चेक करने तक को आप ठेका बेसिस पे दे रखे हैं, कोई जिम्मेवारी नहीं, कोई मतलब अकाउंटेबिलिटी नहीं। आप देश को किधर ले जा रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी? हाथ जोड़ के निवेदन है, मैं बहुत इमोशनल बड़ा ही वाजिब सवाल सामने आ गया है, वो पूछना पड़ रहा है आपसे। देखिए, एक तो पहले झूठ फैलाया गया कि आज तक कभी प्रधानमंत्री आवास के सामने विपक्ष के नेता ने प्रदर्शन नहीं किया। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, 21 फरवरी 1998 को जब उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रोमेश भंडारी ने आधी रात को मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को बर्खास्त कर जगदम्बिका पाल को रातों रात शपथ दिला दी थी, लोकसभा में विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने पर उसी रात बैठ गए थे और उस वक्त के प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल ने बाहर निकलकर जूस पिलाकर उनका अनशन समाप्त कराया था। ये इस देश में लोकतंत्र की रवायत रही है कि विपक्ष के नेता का अनशन समाप्त कराने के लिए प्रधानमंत्री पैदल निकल करके आवास के बाहर निकल करके आते हैं। लेकिन इस वक्त एक झूठ फैलाया गया जब राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास के बाहर बैठे और तब उन्हें घसीट कर छत्रसाल स्टेडियम ले जाया गया, डिटेन किया गया, कांग्रेस के सांसदों को ले जाया गया। ये लोकतंत्र की एक ऐसी रवायत है और सवाल ये उठता है कि अजीबोगरीब तर्क ऋषि जी सामने पेश किए जा रहे हैं, किस आंदोलन का राजनीतिकरण हो रहा है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, विपक्ष का काम क्या है? हम लोग तो विपक्ष की आलोचना बार बार इसके लिए करते थे कि जनता के मुद्दे पर लड़ नहीं रही है, उस सड़क पे नहीं उतर रही है। भाई, विपक्ष ही तो जनता के मुद्दों को लेकर सड़क पे आएगा, विपक्ष ही तो संज्ञान में लाएगा, विपक्ष ही तो छात्रों के आंदोलन को या किसानों के या किसी दूसरे सेक्शन के आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करेगा। जनता ने उसे इसी काम के लिए तो विपक्ष का दर्जा दिया है। फिर ये भ्रम क्यों फैलाया जा रहा है कि विपक्ष बरगला रहा है तो ये हो गया है तो वो हो गया है, तो आंदोलन के अंदर राजनीति हो रही है। भाई, राजनीति क्यों नहीं होनी चाहिए? देखिए, हमारे ही परिवार सैलरी उठाए सांसद के तौर पर और बंगले में रहे। हमारे ही परिवार के कुछ सदस्य हैं, यानी हमारे जो पत्रकारिता समाज के कुछ लोग हैं, एक नैरेटिव बना रहे हैं। आपने बिल्कुल सही फैक्ट्स रखा है कि वाजपेयी जी कैसे उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल के घर मतलब प्रधानमंत्री आवास के सामने धरना पे बैठते हैं। आपको याद होगा मनमोहन सिंह के समय भी दो बार विपक्ष के जो नेता थे, यदि मैं सही हूं, प्रधानमंत्री आवास का घेराव किए थे। तो ये जो हमारे जो गोदी मीडिया जो आजकल देख रहे हैं कि गोदी मीडिया के जो रिपोर्टर है, गोदी मीडिया के जो संस्था है, उनके रिपोर्टर का क्या हाल है। तो ये अपने क्रेडिबिलिटी खुद कमजोर की है। एक सरकार के पक्ष में गलत तथ्यों को परोसकर एक मतलब गलत नैरेटिव बनाना, ये कहां तक जायज है। बिल्कुल आपने सही कहा कि विपक्ष के नेता जो होते हैं वो एक तरह से शैडो प्रधानमंत्री होते हैं अभिषेक जी। उनके साथ जिस प्रकार से दुर्व्यवहार किया गया,
राहुल गांधी ने क्या कहा कि मॉर्निंग में उन्होंने ओम बिरला से उन्होंने मुलाकात की, उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में स्टूडेंट के इशू पे चर्चा होनी चाहिए। ओम बिरला ने क्या कहा, जैसा राहुल गांधी कहते हैं कि सरकार से पूछना होगा। अरे भाई, लोकसभा के स्पीकर आप हैं, आपको निर्णय लेना है, इसमें प्रधानमंत्री या अमित शाह क्या करेंगे? हाँ, वो तो बस तो उसके जब विपक्ष के नेता को आप पार्लियामेंट में नहीं बोलने देंगे तो वो कहां जाए, क्योंकि इस परिवार के सबसे बड़े मुखिया देश के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास के सामने धरना देने का काम किया। और पॉलिटिकल पार्टी यदि सही मुद्दों पे पॉलिटिक्स नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, झाड़ बजाएंगे। जी नहीं, हम ये जानना चाहते हैं ऋषि जी, 1992 के 6 दिसंबर को बाबरी विध्वंस के दिन इस देश के विपक्ष के नेता, लोकसभा में विपक्ष के नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने तो पूरा भारत नाप दिया था, तब वो अयोध्या पहुंचे थे और इतना बड़ा कांड हो गया वहां पर। तो क्या उस वक्त विपक्ष के नेता कोई गलत काम कर रहे थे आंदोलन को लेकर? क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग स्वीकार करेंगे कि लाल कृष्ण आडवाणी ने मंदिर आंदोलन में हिस्सा लेकर, चूंकि वो विपक्ष के नेता थे, संवैधानिक पद पर थे, तो मंदिर आंदोलन में हिस्सा लेकर इस देश के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया था? ऋषि जी, देखिए, एक लाइन में बताइए हमारे दर्शकों नहीं, देखिए, मैं देखिए, इस बात से मैं सहमत नहीं हूं। आडवाणी जी ने अपने निजी पॉलिटिक्स के लिए, पार्टी के उत्थान के लिए ये यात्रा निकाला था। आम जनता के कोई मुद्दों पे वो पूरे भारत की यात्रा नहीं किए थे। उस यात्रा का क्या परिणाम है? आज भी हिंदू मुस्लिम कन्फ्लिक्ट जो है देश को बर्बाद का एक तरह से कर रहा है। कहा चाइना एआई से लेके फंडा पे काम, एआई पे चाइना काम कर रही है, और हम लोग आज भी हिंदू मुस्लिम, गाय गोबर, फॉरवर्ड बैकवर्ड, SC ST OBC यही कर रहे हैं हम लोग। का है ये मुद्दा तो सीधे स्टूडेंट्स का है, इसका राजनीति से क्या लेना देना है? क्या गलत कर रहा है? बिल्कुल सही बात है। आप नरेंद्र मोदी के कार्यकाल नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल का विश्लेषण कीजिए। कम से कम 150 से ऊपर पेपर लीक हुए हैं। आप 2017 में, अभिषेक जी आप तो बहुत पढ़ते लिखते हैं, NTA का गठन कैसे हुआ? आपने हर राज्य अपने हिसाब से परीक्षा कराती रही है। आप अगुआ बने तो ऐसा संस्था बनाए जो पेपर सही से नहीं करा पा रहा है। NTA का गठन देखिए ना, उसका स्वरूप देखिए। हर चीज आप ठेके बेसिस पे दे रहे हैं, अपने लोगों को आप इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं। कोई फिजिक्स का टीचर है, मतलब टीचर है, उसको आप कह रहे हैं कि संस्कृत पढ़ाओ। संस्कृत वाले को आप फिजिक्स का चोटी बना रहे हैं। आप देखिए ना, जो अपॉइंटमेंट हो रहा है वो किस प्रकार से हो रहा है। जी बिल्कुल, आप तो ये सरकार को कुंभकर्णी निंदा से जागना होगा। ये कोई मतलब आप शहंशाह नहीं है। आपको आवाम ने वोट दिया है, आपको प्रधानमंत्री बनाया है, तो आम आवाम से जुड़े हुए मुद्दों पे आपको बात करना होगा। अच्छा होता प्रधानमंत्री खुद जंतर मंतर चले जाते, स्टूडेंट से पूछते। उस दिन देखिए, एक बात करके मैं खत्म करूंगा, एक नैरेटिव बनाया जाता है कि बच्चे पार्लियामेंट में घुस रहे थे। अरे बच्चे इस देश के हैं, हिंदुस्तान के हैं, इसी मिट्टी के हैं। जाते आप चाय पिलाते, बच्चे को चाय पिलाते, बात करते, संवाद करते, तो नैरेटिव बनाया जा रहा है बच्चे घुस रहे थे पार्लियामेंट में। जैसे बच्चे नहीं हो, आतंकवादी हो। जी ऋषि जी, एक लाइन में हमें बताइए, आखिरी सवाल क्या है। कल्पना कीजिए कि NSA इंपोज करने का काम प्रदर्शनकारी छात्रों में से किसी के ऊपर भी हो, तो ये निश्चित तौर पर एक घोर अन्याय है। अब आप देखिए, कोई छात्र नीट की तैयारी कर रहा होगा, कोई SSC का होगा, कोई UPSC का होगा, कोई जामिया का होगा, कोई JNU का होगा, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट की तैयारी कर रहा होगा, कोई कोर्स कर रहा होगा, या कोई दूसरे प्रोफेशनल कोर्सेज में लगा होगा। कहीं ना कहीं इस देश का जेनजी है, इस देश का नौजवान है। ये NSA लगाने की बातें अगर सामने आ रही है, पूरी दुनिया में हमारी क्या छवि बनेगी कि भारत अब एक ऐसा लोकतंत्र है, एक ऐसी सरकार यहां बन गई है जहां सैकड़ों सालों की मशक्कत के बाद भारत के संविधान निर्माताओं ने जिस लोकतंत्र को भारत के लिए अर्जित किया था, मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, लोकतंत्र को अर्जित किया था, उस अर्जित लोकतंत्र का गला घोटने जैसी बात ये नहीं है। बिल्कुल सही कहा। क्या मैसेज देना चाहते हैं विश्व पटल पे? आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? हिंदुस्तान की जो छवि रही है विश्व पटल पे, खासकर डेमोक्रेटिक फ्रंट पे, लोकतांत्रिक देश के रूप में हिंदुस्तान की जो छवि रही है, उसको आप धूमिल कर रहे हैं।
और मैं पॉलिटिकली कहूं, बीजेपी अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रही है, कुल्हाड़ी नहीं मार रही है, कुल्हाड़ी पे पैर रख रही है। और जहां तक छात्रों की बात है तो ये युवा है, और युवा को उल्टा कर दीजिए तो होता है वायु, और वायु को कोई रोक नहीं पाता है। तो युवा को किसी उल्टा की कर देने तो वायु, हाँ, और वायु को कोई रोक पाया है? मोदी जी, आप जिस प्रकार से अप्रोच अपना मतलब ले रहे हैं, बच्चे को हल्के में ले रहे हैं, आप उन परिवारों के दर्द और मर्म को समझिए जिनके बच्चे खोए हैं, जिनके बच्चे ने सुसाइड किया है, उनके मर्म को समझिए, उनके दर्द को समझिए। सही कहा एक वक्ता ने जंतर मंतर पे कि दमन प्रधान की बेटी मेरे साथ लॉ करती थी ड्यू में, आज वो मास्टर डिग्री विदेश से कर रही है जी। ये धर्मेंद्र प्रधान क्या जाने उन किसान, उन गरीब बच्चों के परिवारों, उनके माँ बाप का दर्द मर्म। ऋषि जी, मजेदार बात यह है कि यही धर्मेंद्र प्रधान 97 में जब युवा मोर्चा में थे, उड़ीसा में एक पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, और वही धर्मेंद्र प्रधान आज पेपर लीक के मामले पर जब इस्तीफे की मांग है तो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। अब इससे तो सवाल बहुत सारे उठते हैं, लेकिन समय कम है, बेहद संक्षेप में 30 सेकंड है। ऋषि जी, हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या इस तरीके से एनएसए लगाने की ताकत दिल्ली पुलिस कमिश्नर को सौंपने के बाद, वो भी तब जब सोनम वांगचुक को जिस दिन वहां से उठाकर अस्पताल में लाया गया जंतर मंतर से, उसके पहले दिल्ली पुलिस कमिश्नर को रातों रात हटा दिया गया, और नए वाले पुलिस कमिश्नर ने पहले सोनम वांगचुक को उठाया, फिर उन्हीं के अधीन दिल्ली पुलिस के लोगों ने विपक्ष के नेता के साथ बदसलूकी की, राहुल गांधी के साथ, और फिर अब उन्हीं पुलिस कमिश्नर साहब को अधिकार दिया जा रहा है कि वो जब चाहे जिसके ऊपर चाहे एनएसए अगले 3 महीनों तक लगा सकते हैं। देखिए अभिषेक जी, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि प्रधानमंत्री से, आपके माध्यम से, आपके प्लेटफॉर्म से ऐसा ना करें, आंदोलन और उग्र होगा। आप देश को किधर ले जा रहे हैं? मेरा विनम्र निवेदन है कि आप छात्रों से संवाद करें, छात्रों के जो मांग है उस पर सकारात्मक रूप से विचार करें। और दिल्ली पुलिस से भी मेरा निवेदन है, पुलिस कमिश्नर साहब से निवेदन है कि आपके अधिकारी जैसे हमारी माँ बहनों के साथ बिहेव कर रहे हैं वहां पे, आपने कई ऐसे फुटेज देखा, मैं रो दिया। वो फुटेज देखने के बाद मैं रो दिया। मेरी माता जी पूछ रही थी क्यों रो रहे हो, मैं उनको समझा नहीं पाया कि क्यों मैं क्यों रो रहा हूं। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, वो ऐसे पुलिस अधिकारियों को चिन्हित कर कमिश्नर जी, देश कभी माफ नहीं करेगा। मैं बता देता हूं आपको मोदी जी, जिस प्रकार से माँ बहनों के साथ बिहेव किया जा रहा है, आचरण दिल्ली पुलिस कर रहा है कुछ अधिकारियों का, कभी देश माफ नहीं करेगी। और मैं उस पिन पॉइंट करके उस पुलिस अधिकारी से कहता हूं कि खुदा न खास आप वो फुटेज आपकी बेटी देखेगी तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि बेटी आपसे नफरत करेगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। आखिर ये कौन सी व्यवस्था है जिसे लोकतंत्र और लोकतंत्र की रवायत के बीच इस देश की पूरे के पूरे सिस्टम के अंदर जो समाहित करने की कोशिशें हो रही है, उन सब से इस देश के नौजवानों का क्या भला हो रहा है। और आपसे कि 2 सेकंड और दो सेकंड और मैं माफी के साथ, और मैं पत्रकारों से भी कहता हूं कि सही चीज जो चीजें हैं वो दिखाइए। आप जो मतलब डिबेट कराते हैं या प्रोग्राम करते हैं, कार्यक्रम के बाद जब घर जाते होंगे तो अपने परिवार, अपने बच्चों से कैसे नजर मिलाते होंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं हाथ जोड़ कर निवेदन है, मैं भी एक अपील कर देता हूं, चलते चलते मैं अपील कर रहा हूं आंदोलनकारी छात्रों से कि भले ही गोदी मीडिया के चैनल के लोग आ रहे हैं, उनके साथ बदसलूकी ना करें। वो रिपोर्टर बेचारे मजबूर है अपनी नौकरी के कारण। सारा जहर फैलाने का काम अंदर बैठे हुए, न्यूज रूम में बैठे हुए एंकर करते हैं, और फील्ड में जाकर के रिपोर्टर को भोगना पड़ता है। और बड़ी बात यह है कि आखिर किस तरह से उन गोदी मीडिया वालों का जवाब दे। तो बेहतर तरीका मैं अपनी तरफ से एक मुफ्त का सुझाव भी दे देता हूं, मुफ्त की कंसल्टेंसी। मुन्ना भाई एमबीबीएस आपने देखी होगी, मुन्ना भाई वाले अंदाज में गांधीगिरी आप लोग कीजिए। इस तरह के जो भी गोदीधारी मीडिया वाले हो उन्हें फूल दिया कीजिए, उन्हें फूल देकर के आप लोग गांधीगिरी का झटके दीजिए जी, क्योंकि ये वाकई दया के पात्र हैं इस सिस्टम के अंदर, जहां नौजवान और छात्र दया के पात्र हैं। जी ऋषि जी, देखिए इन गोदी मीडिया के एंकरों को सीखना चाहिए, ये दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों को सीखना चाहिए उन बच्चों से। जिस दिन बच्चों पे लाठीचार्ज हुआ उसके कल होके बच्चे
वहां जो तैनात पुलिस अधिकारी थे उनके लिए नाश्ते की व्यवस्था कर रहे थे। जी। अब समझ आइए बच्चे भाई ये मासूम बच्चों का दिल कितना बड़ा है। नहीं, मौजूदा दौर में सत्ता का दिल कितना बड़ा है या कितना छोटा है, ये पूरे देश के लोग देख रहे हैं कि सत्ता किस तरह से व्यवहार कर रही है। और एक वाजिब मुद्दे के ऊपर जब जनता और खास करके इस देश का नौजवान सड़क पर आया है, विपक्ष उसमें अपनी भागीदारी कर रहा है, तो सरकार उसे भी राजनीतिक चश्मे से देखने की कोशिश कर रही है। छात्रों को असामाजिक तत्वों की तरह ट्रीट करने की कोशिश की जा रही है। और इन सब के बीच एनएसए लगाने का, रासुका लगाने का अधिकार दिल्ली पुलिस कमिश्नर को अगले 3 महीनों के लिए दिया जा रहा है। तो इसके मायने आप समझ सकते हैं कि दिल्ली की दिशा किस तरफ है। मत भूलिए कि दिल्ली जब करवट लेती है तो पूरा भारत करवट लेता है, और दिल्ली जब करवट लेना भूल जाती है तो इस देश के अंदर गोदी तंत्र का विकास होता है। क्या वाकई दिल्ली करवट ले रही है? थोड़ा इंतजार कीजिए, क्योंकि इस देश के हर छोटे बड़े शहरों से जो तस्वीर आ रही है वो तो साफ दिखा रही है कि चाहे सांसद या विधायक माननीय हो या कुछ ज्यादा ही माननीय हो, नाच गाना वाली फील्ड से आए हो या पढ़ने लिखने वाली फील्ड से आए हैं। पढ़ने लिखने वाले फील्ड के सांसदों को बच्चे छोड़ दे रहे हैं, नाच गाना वालों को भी छोड़ देना चाहिए। पटना में एक नाच गाना की फील्ड से आए विधायक जी के साथ उपस्थित भीड़ ने जो किया, निश्चित तौर पर उसकी निंदा की जानी चाहिए। लेकिन सिस्टम को नाच गाना मत बनाइए, सिस्टम को सिस्टम के तरह चलने दीजिए। आखिर यही नौजवान इस देश का भविष्य है। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जी, बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपने समय निकाला। एक बार फिर आपका तहे दिल से धन्यवाद। नमस्कार।